नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं हमारे कान की संरचना के बारे में। हम यह देखेंगे कि हमारा जो ये कान होता है इसके कौन कौन से भाग होते हैं, उन भागों के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। हमारा कान होता है ये क्या कार्य करता है, क्या हमारे कान केवल सुनने का ही कार्य करते हैं या फिर किसी और प्रक्रिया के अंतर्गत भी ये शामिल होते हैं। ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाला है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसके साथ साथ में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ में आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो हम बात करते हैं हमारे कान की संरचना के बारे में। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारा जो ये कान होता है या जिसे हम कर्ण बोले, ये कौन सा अंग है। तो ये जो अंग है इसे कहा जाता है संवेदी अंग। और संवेदी अंग जैसे मैं पहले भी बता चुका था, ऐसे अंग होते हैं जिनसे हमें बाह्य वातावरण के बारे में पता चलता है। जैसे हमारी आंखें होती हैं वो देखती हैं, कान होते हैं वो सुनने का कार्य करते हैं, जीभ स्वाद का पता लगाती है, जो नाक होता है वो सूंघने के लिए अर्थात गंध का पता लगाता है, त्वचा होती है स्पर्श को, ताप को महसूस करती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। और उसी प्रकार से हमारा जो कान होता है ये भी क्या होता है, संवेदी अंग होता है। तो हम बात करते हैं कान के बारे में। कर्ण बोल दो या कान बोल दो, और इंग्लिश में सबको पता ही होगा क्या कहते हैं, ईयर। देखो, सबसे पहली बात तो ये क्या है, हमारा एक संवेदी अंग है। कैसा अंग है, संवेदी। इससे हमें बाह्य वातावरण के बारे में क्या होता है, पता चलता है। अब ये संवेदी अंग है तो कौन सा संवेदी अंग है, ये है श्रवण संवेदी अंग, अर्थात इससे हम क्या करते हैं, सुनते हैं। लेकिन आपसे एक बात पूछी जाए कि क्या आपको पता है कि हमारे जो ये कान होते हैं ये सुनने के साथ साथ में और कौन सा कार्य करते हैं। भाई, कान है तो सुनने का कार्य तो करते ही करते हैं, इसके अलावा और कौन सा काम करते हैं। तो हमारे शरीर की जो संतुलन होता है, हमारी जो हम खड़े हैं या सो रहे हैं या चल रहे हैं, उन स्थितियों के अंतर्गत हमारे शरीर का जो संतुलन बना रहता है, उस संतुलन में भी आपके कान होते हैं एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कान कैसे संतुलन में योगदान देते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन कान हमारे संतुलन में भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि ये संवेदी अंग तो है ही है। एक तो ये क्या कार्य करते हैं, हमारे सुनने का कार्य करते हैं। सुनने का तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरा यदि हम देखें तो हमारे कान हैं वो शरीर के संतुलन का भी कार्य करते हैं। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। भाई, सुनने का और संतुलन का कार्य हमारे कानों के द्वारा किया जाता है। अब जब आपसे बोला जाता है कि कान, तो आपको कान सुनते ही केवल ये जो बाहर दिख रहा है यही दिमाग में आता है कि यही हमारे कान है। लेकिन कान है उसके बहुत सारे भाग हैं। हमारा जो ये ईयर है इसके अंदर बहुत सारे भाग हैं। ये आपको दिख रहा है ना, ये तो केवल इसका एक छोटा सा क्या है, हिस्सा है। हमारे कान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 3। तो कौन कौन से भाग होते हैं, देखो। सबसे पहले बात करते हैं कान के भाग। और कितने भाग होते हैं, 3। अब कैसे वो डायग्राम में हम देखेंगे, लेकिन पहले नाम सुन लो। कान के कितने भाग होते हैं, 3। कौन कौन से, सबसे पहले तो हम बोलते हैं बाह्य कर्ण। क्या बोलते हैं, बाह्य कर्ण। दूसरा जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं मध्य कर्ण।
और तीसरे हिस्से को बोलते हैं अंतःकरण। क्या बोलते हैं? अंतःकरण। जो ये बाह्य कर्ण होता है, इसके अंतर्गत आपका ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको कान के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? पिन्ना कहते हैं या ओरिकल कहते हैं। पिन्ना या क्या कहते हैं? ओरिकल। ये पाया जाता है। इसके अलावा एक नलिका जो आपके अंदर की तरफ जा रही है वो पाई जाती है। और इसके अलावा जो कान का पर्दा होता है, जिसे हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, कर्णपटह कहते हैं, वो पाया जाता है। तो इस बाह्य कर्ण में क्या क्या है? एक तो है पिन्ना या जिसे हम बोलते हैं ओरिकल, ये होता है। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे इनको। इसके बाद में आपकी बाह्य श्रवण नलिका, जो ये ट्यूब है ना जो गोलाकार अंदर की तरफ जा रही है, जिसके अंतर्गत आप हाथ डालते रहते हो वो। इसके अलावा और क्या होता है? कर्णपटह, जिसे आप क्या बोलते हो? कान का पर्दा, या इसी का एक नाम और होता है टिम्पेनिक झिल्ली। इसी का क्या नाम होता है? टिम्पेनिक झिल्ली। तो ये तीन चीजें तो आपकी किस में शामिल होती हैं? ये शामिल होती हैं आपकी बाह्य कर्ण में। इसके अलावा मध्य कर्ण होता है। इस मध्य कर्ण के अंतर्गत आपकी तीन छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? हड्डियां पाई जाती हैं, जो कान की हड्डियां कहलाती हैं। तो यहां पर आपकी कर्ण की अस्थियां होती हैं, वो पाई जाती हैं। कर्ण की अस्थियां पाई जाती हैं। और ये अस्थियां कौन कौन सी होती हैं? देखो, इनको याद करने के लिए आपको याद रखना है एक शब्द, MIS, मिस। क्या याद रखना है? मिस। अब मिस से क्या हो गया? M से हो गया मेलियस, I से हो गया इंकस और S से हो गया स्टेपीज। इनका क्रम भी यही है, पहले मेलियस आएगी, फिर इंकस आएगी और फिर आपकी क्या आएगी? स्टेपीज आएगी। तो ये तीन हड्डियां हैं जो आपके मध्य कर्ण के अंतर्गत शामिल होती हैं। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अंतःकरण, इसके अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत आपके आएंगे, एक तो आ जाएगा कोक्लिया। क्या आ जाएगा? कोक्लिया। और इसके साथ साथ में आपका क्या आ जाएगा? वेस्टिब्यूलर तंत्र। क्या आ जाएगा भाई? वेस्टिब्यूलर तंत्र। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये कान होता है, इस कान को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। पहले आ जाता है आपका बाह्य कर्ण, जिसके अंतर्गत आपका बाहर जो दिखने वाला ये पिन्ना, इसके अलावा ये जो ट्यूब है श्रवण नलिका, और इसके अलावा कान का पर्दा शामिल होता है। मध्य कर्ण होता है, उसमें तीन हड्डियां होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। और अंतःकरण होता है, उसमें कोक्लिया प्लस वेस्टिब्यूलर तंत्र पाया जाता है। अब हम एक कान का एक डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं? कि डायग्राम। देखो, अगर हम कान का एक डायग्राम देखें, देखो यहां पर आपकी कान की संरचना का एक क्या दिया हुआ है? चित्र दिया हुआ है। और इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये सबसे बाहर की तरफ आ रहा है हमारा क्या? जो बाहर को आप दिखता है ना कान वाला भाग, इसी को आप कान समझते हो। इसको तो हम क्या बोलते हैं? ओरिकल। क्या बोलते हैं भाई? ओरिकल। ओरिकल बोल दो, या फिर क्या बोलते हैं इसे? पिन्ना। पिन्ना। और ये क्या करता है? ये आपकी जो भी ध्वनि तरंगे हैं उनको इकट्ठा करने का कार्य करता है। भाई कान का सुनने का कार्य है, और आपका सुनेगा कैसे? कोई भी आवाज उत्पन्न होगी और वो आवाज होती है वो तरंगों के रूप में होती है।
तो उन ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने का कार्य होता है, वो हमारा किसका होता है? पिन्ना का होता है। इसके बाद में ये एक ट्यूब जैसी संरचना है। कौन सी संरचना है? ट्यूब जैसी संरचना। और इस ट्यूब जैसी संरचना को हमने क्या बोला है? बाह्य श्रवण नलिका, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस इसे कहते हैं, या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इसे कहा जाता है। तो दो चीज हो गई। इसके बाद में देखो आप, ये यहां पर एक संरचना है, यहां पर एक पर्दे जैसी संरचना है, और इससे क्या हम क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का मतलब हो गया हमारे कान का पर्दा, कर्ण पटह है, या फिर इसे अभी बोले थे हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये तीन चीज तो आपकी बाह्य कर्ण के हिस्से हो गए। इसके बाद में देखो, इसके बाद में ये यहां पर आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये होता है हमारा क्या? मध्य कर्ण। और इस मध्य कर्ण में तीन हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें पहले आएगी आपकी हथौड़े के आकार की एक हड्डी होती है, जिसे तो हम बोलते हैं मेलियस। फिर एक दूसरी बीच में हड्डी होती है जिसे हम बोलते हैं इंकस, और तीसरी एक सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज। तो आपको मध्य कर्ण में उपस्थित इन तीनों हड्डियों के नाम एक क्रम में याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मध्य कर्ण में उपस्थित जो अस्थियां हैं उनको उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि हड्डियों के नाम तो सबको याद रहेंगे। प्रश्न ये बोल देगा कि क्रम कौन सा है। सबसे बाहर मेलियस, फिर इंकस, और फिर क्या आ जाएगा? आपकी स्टेपीज। और इसके बाद में यह आपका जो आ जाता है वो आ जाएगा आपका कौन सा? अंतःकरण, जिसका ये वाला ही जो घुमावदार हिस्सा है ये तो है कोक्लिया। ये तो क्या है? कोक्लिया। और ये ऊपर की तरफ तीन ट्यूब निकली हुई हैं। क्या निकली हैं? तीन ट्यूब। इसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर तंत्र। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूलर तंत्र। इसके अलावा ध्यान से देखो, जो आपका ये मध्य कर्ण होता है, क्या होता है? मध्य कर्ण। वहां से एक ट्यूब निकली होती है और वो आपके फेरिंग्स तक अर्थात ग्रसनी में भी जुड़ी हुई होती है। एक ट्यूब है जो आपके मध्य कर्ण से निकलकर कहां आती है? आपकी ग्रसनी तक जुड़ी हुई होती है। ये कैसे होती है, क्या कार्य करती है, वो हम देखने वाले। हमने नॉर्मली एक बार डायग्राम देख लिया, अब हम खुद इस डायग्राम को बनाकर देखते हैं, क्योंकि आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अभी हम खुद बनाकर देखते हैं कि इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। चलो हम खुद ही देख लेते हैं भाई। ये देखो, ये तो सबसे बाहर की तरफ हमारा क्या हो गया है? पिन्ना। पिन्ना के बाद में ये आपकी एक क्या हो गई है? ट्यूब। इस ट्यूब के यहां पर एक क्या पाया जाता है? पर्दा। तो ये तो क्या हो गया? पिन्ना। ये हमारी क्या हो गई है? ट्यूब, श्रवण नलिका। और ये क्या हो गया है? कर्णपटह। कर्णपटह या कान का पर्दा। इसके बाद में आ जाता है आपका मध्य कर्ण। और ये मध्य कर्ण होता है, इसमें तीन हड्डियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं भाई? तीन हड्डियां। और ये तीन हड्डियां होती हैं, इनमें से जो पहली हड्डी होती है वो तो होती है आपकी मेलियस। और ये कैसी दिखती है? हथौड़े के जैसी दिखती है। यह हथौड़े के जैसी दिखती है, याद रखना भाई। दूसरी हड्डी होती है, ये दूसरी हड्डी, जो होती है आपकी इंकश। ये दूसरी हड्डी कौन सी है? इंकश। इसके अलावा एक होती है सबसे छोटी हड्डी। एक सबसे छोटी हड्डी होती है
जो होती है आपकी स्टेपीज। तो ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं। ये हो गया आपका मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में अस्थियां कौन कौन सी हो गई? ये तो हो गई हमारी मेलियस। ये कौन सी हो गई? इंकस। और ये कौन सी हो गई है? स्टेपीज। और ये जो स्टेपीज होती है ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, आप सबको पता होगा। ये हड्डी है, ये कैसी दिखती है? जैसे हम घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं और जहां पर हम पैर डालते हैं ना, वो वाली संरचना होती है, वैसी ये दिखाई देती है, जिसे हम रकाब कहते हैं। क्या कहते हैं? रकाब। और ये हमें हथौड़े के जैसी दिखाई देती है, कौन सी? मेलियस। तो ये 3 हड्डियां पता चल गई। ये हो गया हमारा बाह्य कर्ण। यहां से यहां तक तो हो गया हमारा कौन सा कर्ण? बाह्य कर्ण। ये हो गया आपका मध्य कर्ण। अब इसके बाद में आ जाता है आपका अंतःकरण। इसके बाद में कौन सा आ जाता है आपका? अंतःकरण। और ये अंतःकरण होता है, इसके मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं, जिसमें से एक भाग तो होता है इसका क्या? जिसमें से एक भाग तो होता है ऐसे घुमावदार हिस्सा। एक घुमावदार हिस्सा होता है, एक ट्यूब होती है। और इसके ऊपर की तरफ आपकी कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे नलिकाएं पाई जाती। तो ये वाला जो घुमावदार हिस्सा है इसे तो कहा जाता है कोक्लिया। इसे तो क्या कहा जाता है? कोक्लिया। और ये ऊपर का आपका पूरा का पूरा आता है, इसे कहा जाता है वेस्टिब्यूलर तंत्र। वेस्टिब्यूलर तंत्र कहा जाता है। तो ये आपके कर्ण की संरचना के अंदर पाए जाते हैं। और ये हो गया है आपका अंतःकरण। क्या हो गया है? अंतःकरण। अब हम तीनों को थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम बाह्य कर्ण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? बाह्य कर्ण के बारे में। हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो पहली संरचना है वो है पिन्ना। इसकी पहली संरचना कौन सी है? पिन्ना। और ये जो पिन्ना होता है, इस पिन्ना के अंदर, या हम बोले कि ये पिन्ना है, ये हमारी ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके किस ओर भेजता है? इस नलिका की ओर भेजता है। जो भी ध्वनि तरंगे आती हैं उन तरंगों को किस ओर भेजता है? इस नलिका की ओर भेजता है। तो इस प्रकार से इकट्ठा करने का जो कार्य है वो किसका है? पिन्ना का। इसके बाद में ये जो श्रवण नलिका है उन ध्वनि तरंगों को कहां तक पहुंचाती है? इस कान के पर्दे तक पहुंचाती है। कहां पहुंचाती है? कान के पर्दे तक। और कान के पर्दे तक जब ये ध्वनि तरंगे पहुंच जाती हैं
तो इसके बाद में ये कान का पर्दा होता है, ये कंपन करता है। तो इस कान के पर्दे में क्या होता है? कंपन होता है। ये जो आपकी श्रवण नलिका होती है और ये जो पिन्ना होता है, इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? बाल। और ये बाल होते हैं, इन्हें कहा जाता है कर्ण रोम। इन्हें क्या कहा जाता है? कर्ण रोम कहा जाता है। और ये क्या काम करते हैं? मान लो कोई हवा के द्वारा धूल के कर्ण, कोई और कर्ण आ रहा है, तो उसको अंदर जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ ऐसी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो क्या करती है? मोम जैसे पदार्थ का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। कहां कहां पाई जाती हैं? आपके श्रवण नलिका में पाई जाती हैं। ठीक है। ये जो कर्णपट है, कान का पर्दा बना होता है, ये कान का जो पर्दा बना है, ये किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है भाई? संयोजी उत्तक। और ये जो संयोजी उत्तक है, इसके अंदर की ओर, मतलब इस ओर एक क्या पाई जाती है? आपकी हम बोलते हैं कि जिसे आपका म्यूकस स्रावित होता है, तो म्यूकस झिल्ली भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूकस झिल्ली। ये किस ओर होती है? अंदर की ओर, कान के पर्दे के अंदर की ओर। तो ये आपको पता चल गया। इसके बाद में हम आ जाते हैं किस पर? मध्य कर्ण पर। हालांकि इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं कि इसके अंतर्गत 3 हड्डियां पाई जाती हैं। इनका क्रम भी आपको बता दिया है, मिस से याद करना है। एम का मतलब हो गया मेलियस, आई का मतलब हो गया इंकस और एस का मतलब हो गया स्टेपीज। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखो भाई, यहां से मध्य कर्ण से एक नलिका निकलती है। क्या निकलती है? नलिका। और जो कहां जाकर जुड़ जाती है? ग्रसनी में जाकर जुड़े जाती है। किस में जाकर जुड़ जाती है? ग्रसनी। अब ये क्या काम करती है और इसका नाम है क्या है? तो इस नलिका को हम बोलते हैं, इस नलिका को हम कहते हैं यूस्टेशियन नलिका। इसे क्या कहा जाता है? यूस्टेशियन नलिका कहा जाता है। और यह नलिका क्या करती है? देखो, अब हवा जब बाहर से आती है तो हमारी इस ट्यूब के द्वारा अंदर की पर्दे के ऊपर दबाव डालेगी, और पर्दे के ऊपर दबाव डालेगी तो बाहर दाब ज्यादा है, अंदर अगर बाई चांस दाब कम हो गया तो फिर कैसे होगा? तो हम जब हवा लेते हैं, हम श्वास लेते हैं, तो उससे भी तो वायु जाती है। तो ग्रसनी में जैसे ही जाती है, ये ट्यूब आपके मध्य कर्ण के दाब को बनाए रखती है। तो ये बाहर से तो आपकी इस ट्यूब के द्वारा हवा आती है, और अंदर के दाब को बनाए रखने के लिए, मध्य कर्ण के दाब को बनाए रखने के लिए या वायु दाब को बनाए रखने के लिए ये आपकी कौन सी नलिका काम में आती है? यूस्टेशियन नलिका काम में आती है, जिससे कि मध्य कर्ण का दाब है वो बाह्य दाब के बराबर बना रहे। ये इसका क्या होता है? महत्व होता है। और अब आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट भाग, अंतःकरण। और इस अंतःकरण की संरचना को हम डिटेल में देखने वाले। तो चलो अंतःकरण देखते हैं। देखो, अभी आपको बताया कि अंतःकरण में 2 मुख्य संरचनाएं हैं। एक तो है कोक्लिया और एक है आपका वेस्टिब्यूलर तंत्र। क्या होता है भाई? वेस्टिब्यूलर तंत्र। ये जो कोक्लिया है, ये आपके सुनने में कार्य करता है। सुनने से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, सुनने से संबंधित जो भी कार्य है वो किसके द्वारा संपादित किया जाता है? कोक्लिया के द्वारा संपादित किया जाता है। और जो ये वेस्टिब्यूलर तंत्र है, ये संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो एक चीज तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। जब आपको ये सब कुछ पता चल गया तो इसके बाद में देखो, ये जो दोनों संरचनाएं बनी हैं,
चाहे से हम बात कर ले कोक्लिया की और चाहे से हम बात कर ले वेस्टिब्यूलर तंत्र की, ये आपकी घुमावदार नलिकाओं से बनी है। किससे बनी है? घुमावदार नलिकाओं से बनी होती है ये दोनों ही संरचनाएं। और ये जो घुमावदार नलिकाएं होती हैं ये आपकी अस्थियों से भी बनी होती हैं और ये आपकी झिल्ली से भी बनी होती हैं। ये जो घुमावदार नलिकाएं हैं जो आपके कोक्लिया का और वेस्टिब्यूलर तंत्र का दोनों का निर्माण कर रही हैं, वो आपके अस्थि से भी बनी है और इसके अलावा किससे बनी है? झिल्ली से भी बनी है। और इन नलिकाओं को एक नाम से जानते हैं, इन घुमावदार नलिकाओं को एक नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं लेब्रिंथ। क्या कहते हैं? लेब्रिंथ कहते हैं। तो ये जो घुमावदार नलिकाएं हैं इन्हें क्या कहते हैं? हमें लेब्रिंथ कहते हैं। अब ये लेब्रिंथ दो प्रकार की होगी, एक तो जो अस्थियों से बनी है उसे तो हम बोल देंगे अस्थिल लेब्रिंथ। क्या बोलेंगे भाई? अस्थिल लेब्रिंथ। और जो दूसरी झिल्ली से बनी है उसे क्या बोलेंगे? झिल्लीदार लेब्रिंथ। क्या बोलते हैं? झिल्लीदार लेब्रिंथ। तो जो आपका कोक्लिया है और वेस्टिब्यूलर तंत्र है ये दो लेब्रिंथ से बना होता है, अर्थात दो आपके घुमावदार नलिकाओं से बना होता है। और ये जो घुमावदार नलिकाएं हैं कुछ आपकी अस्थियों से बनी है, कुछ आपकी झिल्ली से बनी है और इन्हें हम लेब्रिंथ कहते हैं। अब ये कैसे पाई जाती हैं और कैसे उपस्थित होती हैं ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कोक्लिया को और वेस्टिब्यूलर तंत्र को दोबारा से एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा कोक्लिया है और ये कोक्लिया है ये आपका अस्थियों से बना हुआ है। घुमावदार तो है ही और किससे बना है? अस्थि से। और इस कारण इसको हमने क्या बोल दिया है? अस्थिल लेब्रिंथ कह दिया। क्या कह दिया? अस्थिल लेब्रिंथ। और ये जो अस्थिल लेब्रिंथ होता है ऊपर की तरफ आपका वेस्टिब्यूलर तंत्र में है। किस रूप में पाया जाता है? वेस्टिब्यूलर तंत्र के रूप में। और इस वेस्टिब्यूलर तंत्र में भी क्या पाई जाती हैं? आपकी ट्यूब पाई जाती हैं। इसमें भी 3 ट्यूब पाई जाती हैं अर्धचंद्राकार। तो ये तो बना हुआ है आपकी अस्थियों से और इस कारण इसको हमने बोल दिया अस्थिल लेब्रिंथ। इसको क्या बोल दिया है? अस्थिल लेब्रिंथ। और ये जो अस्थिल लेब्रिंथ होता है इसके अंदर आपका एक तरल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कि तरल। चाहे इसे यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, इस अस्थिल लेब्रिंथ में एक तरल भरा है जिसे हम बोलते हैं पेरालिम्फ। क्या बोलते हैं भाई? पेरालिम्फ कहते हैं। इस पेरालिम्फ के अंतर्गत आपका एक झिल्ली से बना हुआ, किससे बना हुआ? झिल्ली से बना हुआ एक घुमावदार नलिका और है और उसे हम क्या कहते हैं? झिल्लीदार लेब्रिंथ कहते हैं।
ये इस अस्थिल लेब्रिंथ के अंदर की ओर पाई जाती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बाहर वाली जो सफेद रंग की दिख रही है, जो सफेद रंग की दिख रही है, वो तो है आपकी अस्थिल लेब्रिंथ, अस्थिल लेब्रिंथ। और जो आपको ये पीले रंग की दिख रही है, ये कौन सी है? आपकी झिल्लीदार लेब्रिंथ। ये आपकी है झिल्लीदार लेब्रिंथ। तो ये आप समझ गए होंगे भाई, ये वाला जो हिस्सा है, चाहे इस वाले हिस्से की बात कर ले, चाहे इस वाले हिस्से की बात कर ले, ये हिस्सा है, ये भी आपकी दो घुमावदार नलिकाओं से बना है, और ये वाला हिस्सा है, ये भी आपका दो घुमावदार नलिकाओं से ही बना है। इसमें भी बना लेते हैं हम, तो इसमें भी हम बना लेते हैं कि ये आपकी कौन सी है? भाई झिल्लीदार लेब्रिंथ इसमें भी बना लेते हैं। इन ट्यूब के अंतर्गत भी आपकी झिल्लीदार लेब्रिंथ पाई जाती है। ये ऐसे समझ लो, ये इसके अंदर क्या है? झिल्लीदार लेब्रिंथ है। अब देखो, अभी आपको बताया कि पहले इसके अंदर क्या भरा हुआ था? एक तरल। इसके अंदर क्या भरा हुआ था? एक तरल भरा हुआ था। किसके अंदर? आपकी अस्थिल लेब्रिंथ के अंदर। किसके अंदर भरा हुआ है? अस्थिल लेब्रिंथ के अंतर्गत एक तरल भरा हुआ है, और इस तरल को हम क्या बोल रहे थे? इसे हम बोल रहे थे पेरालिम्फ। इसे हमने क्या बोला था? पेरालिम्फ कहा था भाई। तो यह तो हो गया पेरालिम्फ। उसी प्रकार से आपकी इस झिल्लीदार लेब्रिंथ के अंतर्गत भी एक तरल भरा रहता है। इसके अंदर भी क्या भरा रहता है? एक तरल। और इस तरल को हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। इसे क्या कहा जाता है? एंडोलिम्फ कहा जाता है। तो ये जो घुमावदार नलिका का ये वाला हिस्सा है, यहां से लेकर, या फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ये जो पूरा हिस्सा है यहां तक, यहां तक, इसको हटा दो, यहां तक वाला जो हिस्सा है, ये आपका कोक्लिया है, और जो सुनने में कार्य करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये प्रकार आपका पूरा वेस्टिब्युलर तंत्र है। इस वेस्टिब्युलर तंत्र के अंतर्गत आपकी ये तीन तो क्या है? ऐसे नलिकाएं हैं। तीन क्या है? नलिकाएं। और ये जो तीन नलिकाएं हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार नलिकाएं। ये क्या है आपकी भाई? अर्धचंद्राकार नलिकाएं। ये अर्धचंद्राकार जो नलिकाएं हैं, इनके अंतर्गत भी आपका अब जो आपका अस्थिल लेब्रिंथ भी है, और आपका मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ अर्थात झिल्लीदार लेब्रिंथ भी उपस्थित है। इसके अलावा ये जो दो संरचनाएं हैं वेस्टिब्युलर तंत्र में, एक को तो हम क्या कहते हैं? सेक्यूल कहते हैं, और इस दूसरी को हम क्या कहते हैं? यूट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रिकल। तो ये इसकी पूरी की पूरी क्या होती है? संरचना होती है। किसकी? अंतःकरण की। अंतःकरण में कोक्लिया, और आपके साथ साथ में क्या पाया जाता है? आपका वेस्टिब्युलर तंत्र। यह हिस्सा सुनने का कार्य करता है, और यह वाला हिस्सा है जिसमें आपकी अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं, शेक्यूल है, यूट्रिकल है, ये सारे के सारे आपके संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। ये जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं, ये टोटल तीन नलिकाएं हैं,
और ये तीनों नलिकाएं एक दूसरे के समकोण पर होती हैं। जैसे मान लो ये एक नलिका ऐसे है, एक नलिका ऐसे है हमारे कानों के जैसे, जैसे हम ईयरफोन लगाती हैं या हेडफोन लगाती हैं, तो दूसरी नलिका ऐसे सामने की तरफ से, ऐसे आगे से पीछे की ओर है। उसी प्रकार से तीसरी नलिका ऐसे है, मतलब तीनों नलिकाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समकोण पे होती हैं। अब जब सब कुछ हमने ये देख लिया है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे सुनने का कार्य होगा वो कैसे होगा, सुनने का कार्य होगा वो कैसे होगा। तो देखो इस नलिका को अगर हम काट कर देखें, कौन सी नलिका को, कोक्लिया में जो नलिकाएं हैं, जो आपकी अस्थिल लेब्रिंथ है और जो आपकी कौन सी है, झिल्लीदार लेब्रिंथ है, यदि उसको हम काट कर देखें तो ये हमें कुछ कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। ये हमें कैसी दिखाई देती हैं, यहां पर देखो, ये हमें ऐसी दिखाई देंगी। देखो जब हमने देखा था कि मान लो ये आपका क्या है, उसको हमने काट काट दिया एकदम सामने से, तो इसका ये वाला हिस्सा था, ये तो है आपका कौन सा, अस्थिल लेब्रिंथ। अस्थिल लेब्रिंथ, और अस्थिल लेब्रिंथ के अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर क्या पड़ी है आपकी, झिल्लीदार लेब्रिंथ। क्या है, झिल्लीदार लेब्रिंथ। ऐसे है। तो इसके कारण से ये जो पूरी ट्यूब है, इस ट्यूब के तीन हिस्से दिख रहे हैं। एक तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, दूसरा ये वाला हिस्सा दिख रहा है, तीसरा ये वाला हिस्सा दिख रहा है। तीन हिस्से दिखने लग गए। वैसे ये तीन हिस्से यहां पर हैं। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा पाया जाता है। जो आपका पहला हिस्सा है भाई, यहां पर कौन सा दरव भरा होगा, पेरालिम्ब। यहां पर भी कौन सा दरव भरा होगा, पेरालिम्ब। और इसके अंदर कौन सा दरव भरा होगा, एंडोलिम्ब। भैया तो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ है ना, तो इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, एंडोलिम्ब। इसके बाद में देखो ये तीनों हैं, ये झिल्ली के द्वारा अलग होते हैं। एक ये वाली झिल्ली होती है और एक ये वाली झिल्ली। इस वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं, इस वाली झिल्ली को हम कहते हैं राइजनर्स, राइजनर्स झिल्ली। और ये वाली झिल्ली है, कहने का मतलब ये वाली, इसको हम कहते हैं आधारीय झिल्ली। क्या कहते हैं, आधारीय झिल्ली। तो इस प्रकार से ये तीन चेंबर पाए जाते हैं। इस ऊपर वाले चेंबर को हम क्या कहते हैं, सेक्युला। इसे हम सेक्युला वेस्टिब्यूली कहते हैं, इसे हम सेक्युला इंटरमीडिया कहते हैं या मीडिया कहते हैं, और इसे हम सेक्युला टिम्पेनी कहते हैं। ये तीसरा है, इसे क्या कहा जाता है, सेक्युला टिम्पेनी। तो इस प्रकार से ये तीन पाए जाते हैं। और सुनने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके बीच वाले हिस्से के अंतर्गत पाई जाती है, अर्थात सेक्युला मीडिया में पाई जाती है। इस सेक्युलर मीडिया में क्या होता है, देखो मान लो ये उसकी काट है और उसके अंदर देखें तो यहां पर सेक्युलर मीडिया के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, और इस विशेष प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई जो बीच वाले के अंदर है। और इस ऑर्गन ऑफ कोटाई के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं किसके अंतर्गत पाई जाती हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई में। और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं रोम कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, रोम कोशिकाएं। और वास्तव में सुनने का कार्य है, सुनने का
कार्य कौन सी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है? इन्हीं रोम कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और इन रोम कोशिकाओं के ऊपर की तरफ ऐसे क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया। और ये सीलिया होते हैं, जैसे ही इनमें कंपन होता है वैसे ही ये हिलते हैं। ये सीलिया होते हैं ऊपर की तरफ इस वाली झिल्ली के अंतर्गत फंसे हुए रहते हैं। और इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? इस झिल्ली को हम बोलते हैं टेक्टोरियल झिल्ली। तो ये टेक्टोरियल झिल्ली है, इसके अंतर्गत आपकी ये जो रोम कोशिकाएं हैं, इन रोम कोशिकाओं की क्या होती हैं? ये सीलिया होती हैं, ये फंसे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको सब कुछ ध्यान रखना है कि अंदर क्या क्या पाया जाता है। सुनने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी एक संरचना का योगदान है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई। और ऑर्गन और कोटाई में विशेष प्रकार से जो आपकी ध्वनि तरंगों को महसूस करने वाली जो कोशिकाएं हैं, वो कौन सी कोशिकाएं हैं? रोम कोशिकाएं हैं। इन रोम कोशिकाओं से क्या निकले हुए हैं? सीलिया निकले हुए हैं। जैसे ही इनके अंतर्गत क्या होता है, जैसे ही बाहर से कोई भी तरंग आती है तो वो तरंग जैसे इस तरल के पास पहुंचती है, पेरालिम्फ के पास, और पेरालिम्फ से किसके पास पहुंचती है? एंडोलिम्फ के पास। तो एंडोलिम्फ के पास जैसे ही पहुंचती है तो आधारीय झिल्ली के अंतर्गत आपके कंपन होते हैं, और कंपन होने के कारण ये जो सीलिया है इनमें भी कंपन होता है, और फिर सीलिया में कंपन होते ही आपके क्या होते हैं? यहां से एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, और ये विद्युत आवेग होता है फिर आपकी एक तंत्रिका के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका के द्वारा। कहां तक पहुंचता है? मस्तिष्क तक पहुंचता है। और उस तंत्रिका को हम क्या कहते हैं? श्रवण तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? श्रवण तंत्रिका कहते हैं। तो ऐसे सुनने का कार्य किया जाता है। कौन से हिस्से के द्वारा? कोक्लिया के द्वारा। इसके बाद में देखो, सुनने का तो हमें पता चल गया भाई सुनने में क्या प्रोसीजर होती है। सुनने में क्या प्रोसीजर होती है? बाहर से कोई भी ध्वनि तरंग आएगी, ध्वनि तरंग आपकी पिन्ना इकट्ठा करेगा, वो आपको किसको भेजेगा? श्रवण नलिका को। श्रवण नलिका से ये किसके पास जाएगा? कान के पर्दे के पास। कान के पर्दे में क्या होगा? कंपन। जैसे ही कान के पर्दे में कंपन होगा तो इससे जुड़ी हुई जो अस्थियां हैं उनमें भी कंपन होगा। जैसे ही इनमें कंपन होगा तो फिर वो अस्थियां हैं उन कंपनों को क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी। उनकी तीव्रता को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। और ये तीव्रता को जब बढ़ा देती हैं तो ये हड्डी है आपके किससे जुड़ी हुई है? यहां कोक्लिया से। लास्ट वाली जो हड्डी थी वो किससे जुड़ी हुई है? कोक्लिया से। और ये हड्डी कौन सी थी? स्टेपीज। तो जैसे ही इसमें कंपन होता है वैसे ही ये क्या करती है? आपकी कोक्लिया में कंपन करवाती है। क्या करवाती है? कोक्लिया में कंपन। जहां पर स्टेपीज हड्डी कोक्लिया से जुड़ी रहती है, इससे टच होती है, ये जैसे यहां पर टच हो रही है, इस जगह का एक नाम है, इसे हम क्या कहते हैं? अंडाकार खिड़की कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंडाकार खिड़की। कोक्लिया है और ये आपकी हड्डी है, तो ये लगातार ऐसे कंपन करवाएगी, कंपन करेगी तो इसमें भी कंपन होगा। जहां पर ये टच होती है उस जगह का एक विशेष नाम है अंडाकार हड्डी। अब जैसे ही कोक्लिया में कंपन होता है तो कोक्लिया में क्या भरा हुआ है? एक तरल पदार्थ। बाहर की तरफ कौन सा तरल है? पेरालिम्फ। तो उस पेरालिम्फ में कंपन होता है। पेरालिम्फ के अंदर जैसे ही कंपन होता है तो उसके अंदर की तरफ आपकी झिल्लीदार है, और उस झिल्लीदार के अंदर कौन सा भरा हुआ है? एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ में क्या होता है? कंपन। एंडोलिम्फ में कंपन होते ही आपकी आधारीय झिल्ली में कंपन होता है, जिससे आपकी रोम कोशिकाएं हिलने लग जाती हैं। और ये रोम कोशिकाएं जैसे ही हिलती हैं तो इनसे एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, और उस विद्युत आवेग को कहां ले जाया जाता है? मस्तिष्क में ले जाया जाता है। किसके द्वारा? श्रवण तंत्रिका के द्वारा। और उससे हमें क्या होता है? सुनता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यह तो हो गई हमारी सुनने की प्रोसेस। अब आ जाती है हमारी संतुलन वाली, कि हम बोलते हैं कि हमारा कान होता है सुनने के साथ साथ में संतुलन का भी कार्य करता है। तो संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? आपका वेस्टिब्युलर तंत्र का। कहने का मतलब ये अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं उनका, और इसके अलावा सेक्यूल और यूट्रिकल का। सेक्यूल और यूट्रिकल का।
ये जो सेक्यूल और यूट्रिकल है, इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना है। इसके अंतर्गत क्या है? एक विशेष प्रकार की संरचना जिसका नाम है मेक्यूला। जिसका नाम क्या है? मेक्यूला। और इसके अलावा ये जो 3 ट्यूब हैं, इनके अंतर्गत भी एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसे बोलते हैं एम्पुलेरिस। और ये दोनों संरचनाएं होती हैं, ये हमारी स्थिति का पता लगाती हैं। जैसे ही हम हिलते हैं वैसे ही इनको स्थिति का पता, तरल में मूवमेंट होता है, और जैसे ही तरल पदार्थ में मूवमेंट होता है उसी के अनुसार ये अपनी स्थिति को बताती है। और वो स्थिति कहां पहुंचती है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क है उसके अनुसार हमारे शरीर को क्या करता है? संतुलित करता है। मान लो हम आगे की ओर जा रहे हैं, मान लो हम आगे की ओर गिरने वाले हैं, तो ये जो नलिका है इनको पता चल जाता है, क्योंकि तरल पदार्थ में क्या होगा? मूवमेंट। और जैसे ही तरल पदार्थ के अंतर्गत मूवमेंट होगा तो ये सारा का सारा मूवमेंट इन कोशिकाओं के द्वारा पता चल जाएगा। और जैसे इन कोशिकाओं के द्वारा पता चलेगा, मस्तिष्क उसके अनुसार क्या लेगा? निर्णय। वैसे शरीर में संतुलन के लिए कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो आपका पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है अनुमस्तिष्क, वो हमारे शरीर में संतुलन करता है, उसका नियंत्रण करता है। भाई ये तो बताती ही तो है, कान की ये जो संरचनाएं ये बताती हैं कि स्थिति कैसी है। फिर उसके अनुसार हमारा मस्तिष्क होता है, वो निर्णय लेता है, और निर्णय लेकर शरीर की स्थिति को क्या करता है? संतुलित करता है। तो इस प्रकार से हमारा कान है ये सुनने का और साथ साथ में किसका? संतुलन का कार्य करता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा जो ये कान है, पूरा का पूरा कान, चाहे वो बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, ये पूरा का पूरा एक हड्डी के अंतर्गत पाया जाता है, एक अस्थि के अंतर्गत स्थित होता है। और वो अस्थि कौन सी होती है? याद रखना, कान होता है एक अस्थि के अंतर्गत स्थित होता है। और उस अस्थि का नाम है टेम्पोरल। कौन सी अस्थि होती है? टेम्पोरल। भाई ये दोनों कान है, तो ये साइड वाली जो हमारी मस्तिष्क कपाल की जो ये अस्थि है, इसका नाम क्या है? टेम्पोरल। एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो हमारे दोनों के दोनों कान होते हैं, ये किस में पाए जाते हैं? अस्थि में पाए जाते हैं। कौन सी अस्थि में? टेम्पोरल। और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखना। थोड़ा सा अंतःकरण को विशेष रूप से देखने की जरूरत है कि कोक्लिया वाला हिस्सा सुनने में काम में आता है, वेस्टिबुलर वाला हिस्सा किस में काम में आता है? संतुलन में। कोक्लिया वाले हिस्से के अंतर्गत भी आपकी अस्थिल और झिल्लीदार लेब्रिंथ है, इसके अंतर्गत भी है। उनके अंतर्गत तरल भरा हुआ है। अस्थिल लेब्रिंथ में तो भरा हुआ है पेरालिम्फ, और उसमें भरा हुआ है कौन सा? एंडोलिम्फ। आपकी जो एंडोलिम्फ वाला हिस्सा है, अर्थात झिल्लीदार जो लेब्रिंथ है, उसके अंतर्गत एक विशेष संरचना होती है जिसे बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। उस ऑर्गन ऑफ कोटाई के अंतर्गत विशेष कोशिका होती है जिसे बोलते हैं रोम कोशिका, और वो रोम कोशिका ही वास्तव में सुनने का कार्य करती। तो ये सब कुछ हमने कान की संरचना के बारे में देखा है, उसके कार्य के बारे में देखा है। आप सबको हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और जरूर करना, और इसके साथ साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।